वेलकम टू बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आप सभी का स्वागत है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे, कब और कहाँ हुई, ये सब आपके मन में आता ही होगा। यही आपका पहला यूनिट है, जिसमें पहले हम जीवन की उत्पत्ति की पुरानी कल्पनाएं, पुरातत्व कल्पनाएं या फिर थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, मिथोलॉजिकल। चलिए देखते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, विशिष्ट सृष्टिवाद और पौराणिक दृष्टिकोण। ईसा के बाद समाज में रिलीजन मतलब धर्म का तीव्र प्रचार होने लगा। ईश्वर जैसी अलौकिक शक्तियाँ, सुपर नेचुरल पावर में लोगों की आस्था बढ़ी। धर्म प्रचारकों ने दावा किया कि ईश्वर ने ही सभी विभिन्न जीव जातियों की सृष्टि की है और जो ये आज है वो पहले भी सेम थे, प्रारंभ में भी यही थे। अंग्रेजी के धर्म ग्रंथ बाइबल के 16वीं शताब्दी के एक संस्करण में गॉड को, ईश्वर को 6 प्राकृतिक दिनों, नेचुरल डेज में पूरी सृष्टि के निर्माण का वर्णन किया गया है। पहला दिन पृथ्वी और स्वर्ग की रचना हुई, दूसरे दिन आकाश एवं जल की, तीसरे दिन सूखी धरती एवं वनस्पतियों की, चौथे दिन सूर्य की, चंद्रमा एवं तारों की, पांचवें दिन मछलियों एवं पक्षियों की तथा छठवें दिन मनुष्य एवं अन्य स्थलीय जंतुओं की। पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के विभिन्न भागों से बनाया है, जैसे देवता, राक्षस एवं मनुष्य ब्रह्मा जी के सिर से, छाती से पक्षियां, मुख से बकरियां तथा अन्य जंतु एवं वनस्पतियां बालों से बनी है। विशेष सृष्टि के सिद्धांत पर आपत्तियां आई। पहला, यह पूरी तरीके से धार्मिक विश्वास पर आधारित था। इन धारणाओं का समर्थन करने के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, प्रायोगिक साक्ष्य नहीं थे। विभिन्न जीवाश्मों, फॉसिल्स की एज से, आयु से ये साबित होता था कि पृथ्वी पर जीव अलग अलग समय में प्रकट। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और एबायोजेनेसिस और ऑटोजेनेसिस, स्वतः उत्पादन या अजीवात जीवोत्पत्ति मत, यह जीवन की उत्पत्ति के बारे में सबसे पुराना मत है। इस मत के अनुसार वैज्ञानिकों की आम धारणा रही है कि विभिन्न प्रकार के जीव निर्जीव पदार्थों से स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। वैज्ञानिक थैलस, अरस्तु, प्लेटो आदि यही समझते थे कि तालाबों में कीचड़ से मछलियों, मेढकों, सांपों आदि की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार पूरे करकटों से, बालों की गंदगी से, गोबर से तथा ओस की बूंदों से कीड़े मकोड़ों की उत्पत्ति हो जाती है। मतलब जितने भी जीव जंतु आज हैं, ये सारे के सारे निर्जीव चीजों से उत्पन्न हुए हैं। वैन हेलमोंट ने 1642 में थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वतः उत्पत्ति के लिए एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने एक गंदे कपड़े और गेहूं को एक साथ रखकर 21 दिन के लिए छोड़ 21 दिन में चूहों की उत्पत्ति का दावा किया। इस प्रयोग के आधार पे वॉन हेलमोंट ने स्वतः उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया, जिसमें यह माना जाता है कि जीवन निर्जीव पदार्थों से उत्पन्न हो सकता है। हालांकि बाद में लेज़ारो स्पेलेंजेनी, लुईस पाश्चर,
एंड फ्रांसिस्को रेड्डी ने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को गलत साबित कर दिया। फ्रांसिस्को रेड्डी एक इटालियन वैज्ञानिक थे। इन्होंने स्वतः स्फूर्त पीढ़ी के सिद्धांत को चुनौती दी, जो यह कहता है कि जीवन निर्जीव पदार्थों से स्वतः उत्पन्न हो जाता है। 1668 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि बहुत सरल था लेकिन बहुत प्रभावशाली प्रयोग था, जिसे हम रेड्डी के प्रयोग के रूप में जानते हैं। इन्होंने 3 जार लिया, तीनों जार में मांस के टुकड़े डाले, एक जार को खुला छोड़ दिया, दूसरे जार को एकदम पतली जालीदार चीज से ढका और तीसरे को टाइटली बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद उसका अवलोकन ऑब्जर्वेशन किया तो उन्होंने देखा कि खुले जार में मांस में कीड़े दिखाई दिए हैं, जबकि जालीदार जार में मांस पर कीड़े नहीं थे लेकिन जाली के ऊपर कीड़े थे, और बंद जार में जिसको टाइटली बंद किया था, मांस पर और न ही जाली के ऊपर कहीं भी कीड़े नहीं थे। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि कीड़े मांस से स्वतः उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। अगर स्वतः उत्पन्न थ्योरी सही होता तो इस मांस के टुकड़े से ही कीड़े जो कि लार्वा थे वो उत्पन्न होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने फ्रांसिस्को रेड्डी ने ये प्रूफ किया इस एक्सपेरिमेंट से कि निर्जीव चीज़ों से जीवन की उत्पत्ति नहीं होती है, बल्कि जीवन से ही जीवन आता है। दिस इज नोन एज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। जॉन निधम ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने मांस के टुकड़े और सब्जियों को उबालकर एक जीवाणु रहित पोषक तैयार किया, स्टेरलाइज्ड ब्रॉथ, जिसको कि शोरबा कहते हैं। इस शोरबे को इन्होंने खुला छोड़ दिया और कुछ समय बाद देखा कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उत्पन्न हो गए हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो गई है। तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि सूक्ष्म जीव निर्जीव पदार्थों से ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रयोग को लाजारो स्प्लेंजनी ने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, संशोधित किया। उन्होंने मांस के शोरबे को बहुत लंबे समय तक और अधिक गर्म किया ताकि सभी सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो जाए। फिर उन्होंने फ्लास्क को अच्छे से सील टाइट कर दिया जिससे कि बाहर की हवा अंदर ना आ सके। कुछ दिनों बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया तो ये पाया कि जो सील बंद फ्लास्क है उसमें किसी भी प्रकार का सूक्ष्म जीव नहीं था, जबकि खुले फ्लास्क वाले शोरबे में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हुई थी, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए थे। इससे उन्होंने यह सिद्ध किया कि सूक्ष्म जीव निर्जीव शोरबे से नहीं उत्पन्न हुए हैं, बल्कि वे हवा में मौजूद होते हैं और खुले फ्लास्क में प्रवेश कर लेते हैं। इस प्रयोग ने स्वतः पीढ़ी के सिद्धांत को गलत साबित किया और यह स्थापित किया कि जीवन हमेशा पहले से मौजूद जीवन से ही उत्पन्न होता है, जिसे जैव जनन का सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कहते हैं। लुईस पाश्चर ने 1859 में हंस गर्दन वाले फ्लास्क या एस शेप्ड फ्लास्क का प्रयोग
करके यह सिद्ध किया कि जीवन की उत्पत्ति स्वतः स्पॉन्टेनियस जनरेशन से नहीं होती, बल्कि जीवित जीवों से ही होती है। एक्सपेरिमेंट इस तरह है। लुईस पाश्चर ने एक फ्लास्क जिसकी गर्दन हंस की तरह या एस शेप्ड थी लिया, उसमें शर्करा युक्त घोल ईस्ट और शुगर को गर्म कर दिया। ये जो घुमावदार एस शेप्ड गर्दन वाला फ्लास्क था, ये कीटाणुओं को, सूक्ष्म जीवों को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर नहीं जाने देता था। इससे धूल के कण भी नहीं जाते। इस फ्लास्क को कई दिनों तक ऐसे ही छोड़ दिया। इसमें कोई भी जीवाणु नहीं पनपे, क्योंकि बाहरी सूक्ष्म जीव उस तक पहुंच नहीं सके। बाद में उन्होंने इस फ्लास्क को तिरछा करके या फिर उसकी गर्दन को तोड़ के छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद देखा कि उसमें सूक्ष्म जीव पनपने लगे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं। इससे उन्होंने यह सिद्ध किया कि सूक्ष्म जीव हवा से आते हैं। अगर सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोका जाए तो पदार्थ सड़ता नहीं। इसे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस या स्वतः जननवाद के सिद्धांत का खंडन करता है। इसे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कहते हैं, जैव जनन का सिद्धांत कहते हैं। ऑपरेन एंड हेल्डन ने एक परिकल्पना की थी जिसमें निर्जीव पदार्थों से रासायनिक क्रिया होकर जीवन की उत्पत्ति होती है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। उन्होंने बस एक हाइपोथेसिस बनाया था। बाद में मिलर यूरे, स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरे ने 1953 में इस परिकल्पना को प्रयोग किया, सिद्ध किया, जिसमें प्रारंभिक पृथ्वी की वायुमंडली और महासागरीय परिस्थितियों का अनुकरण करके अकार्बनिक पदार्थों से अमीनो एसिड जैसे सरल कार्बनिक अणुओं का निर्माण किया। प्रयोग की विधि इस तरह है। एक फ्लास्क में पानी को गर्म करके जलवाष्प इवेपोरेशन उत्पन्न की गई, जो उपकरण में प्रभावित हुई। ये एक महासागरी को दर्शाता है। दूसरा, एक बंद उपकरण में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प के मिश्रण का उपयोग प्रारंभिक पृथ्वी के वायुमंडल का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया। तीसरा, वायुमंडल में बार बार विद्युत चिंगारियां छोड़ी गई, जो प्रारंभिक पृथ्वी पर बिजली और तूफान का आरोहण करती थी। इसके लिए इलेक्ट्रोड्स लगाए गए, जिससे चिंगारियां निकली, स्पार्किंग हुई, और इसके बाद जल वाष्प इवापोरेशन को ठंडा किया गया। इसके लिए कंडेंसर लगाया गया, जो इस संघनित जल को उपकरण में वापस लौटा देता है। इसका परिणाम क्या हुआ? एक सप्ताह बाद जब देखा तो इस उपकरण में जो पानी जमा हुआ था उसका एनालिसिस, विश्लेषण किया गया, तो उसमें अमीनो एसिड जैसे सरल कार्बनिक अणु पाए गए। इस प्रयोग से प्रदर्शित हुआ कि ऊर्जा के प्रभाव में सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता